नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो साथियों, आज का क्लास ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज की क्लास में हम CBT एग्ज़ाम का ओरिजिनल पेपर जो 2024 में हुआ था उसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पेपर जो है वो 22 अगस्त का है और थर्ड शिफ्ट का पेपर है जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए है। तो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। साथियों, पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा और इसका सही उत्तर बताइए और कॉपी कलम उठा लीजिए और कितना आपका सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है इसका आकलन लास्ट में करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया था। इससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा, क्योंकि आपके सामने ये ओरिजिनल पेपर है। CBT एग्ज़ाम जो पिछले साल हुआ था वो पेपर है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रश्न है, चित्र में दिए गए नियंत्रण पैनल वायरिंग में प्रयुक्त वायरिंग सहायक उपकरण का क्या नाम है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये सहायक उपकरण है, तो इस उपकरण का नाम पूछ रहा है। तो साथियों, आप पैनल में देखे होंगे इस तरह का उपकरण आपको दिख रहा होगा जिसपे MCB को स्थापित करते हैं, जिसपे MCB को लगा के रखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डीन रेल। इसको हम डीन रेल के नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीन रेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर। प्रश्न संख्या 2 नंबर क्या कह रहा है, चित्र में दिए गए अनुसार DC मोटर का नाम क्या है। तो साथियों, आपको पता है कि DC मोटर मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो DC मोटर होती है सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर होती है, दूसरी सेल्फ एक्साइटेड DC मोटर होती है। अब सेल्फ एक्साइटेड DC मोटर 3 प्रकार की होती है, पहली सीरीज, दूसरी शंट और तीसरी कंपाउंड। तो सीरीज मोटर किसे कहते हैं, जब आर्मेचर के श्रेणी में वाइंडिंग को हम जोड़ते हैं तो ये होती है सीरीज मोटर। शंट मोटर क्या होता है, जब आर्मेचर के समानांतर में वाइंडिंग को जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं शंट मोटर। तो कुछ इस तरह का ये चित्र आपको दिख रहा है, ये सर्किट दिख रहा है। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DC शंट मोटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, कॉपी कलम उठा लीजिए, आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है ये लिखते रहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, AC वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं तो ये चित्र को देख करके बताना है कि ये किस टाइप का AC वोल्टेज स्टेबलाइजर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक आपको स्विच दिख रहा है। इस स्विच को हम कौन सा स्विच बोलते हैं, रोटरी स्विच बोलते हैं। इस रोटरी स्विच के द्वारा बाइंडिंग में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेपिंग की गई है, 3 टेपिंग की गई है। 3 टेपिंग क्यों की गई है साथियों, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। तो इस स्टेबलाइजर का कौन सा प्रकार है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, मैनुअल स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो साथियों, मैनुअल क्यों बोला गया है, मैनुअल इसलिए बोला गया है कि आप रोटरी स्विच को घुमा करके आप वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जब खुद आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रहे हैं रोटरी स्विच को घुमा करके तो उस प्रक्रिया को हम मैनुअली बोलते हैं। जब वोल्टेज अपने आप कम ज़्यादा होता है तो उसको हम ऑटोमेटिकली बोलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा, ठीक है। चित्र में दिए गए यक्स के रूप में चिन्हित DC ड्राइव का नाम क्या है। तो ये जो पार्ट दिख रहा है इस पार्ट का नाम आपको बताना है। तो यह पार्ट कौन सा है, ग्लैंड प्लेट है या टर्मिनल कवर है या फिर मुख्य ड्राइव असेंबली है या किप पैड भाग है। ये है मुख्य ड्राइव असेंबली, यानी इसके अंदर जो ड्राइव के कंपोनेंट हैं वो असेंबल किए गए हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुख्य ड्राइव असेंबली। चलिए प्रश्न संख्या 5 नंबर देखते हैं।
प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा में संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इंडक्टर का उपयोग करते हैं, या थर्मिस्टर का, या रजिस्टर का, या कैपेसिटर का। तो साथियों इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर में कौन सा ऊर्जा होता है, इंडक्टर में आपका इंडक्टिव एनर्जी होती है, ठीक है, चुंबकीय ऊर्जा होती है, इसमें चुंबक उत्पन्न होती है। लेकिन जो स्टैटिक ऊर्जा होती है, जो स्टैटिक ऊर्जा होती है वो किस में होती है, कैपेसिटर में उत्पन्न होती है, कैपेसिटर में संग्रहित होती है, स्टोरेज होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, चित्र में दिए गए लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। तो इस लाइन इंसुलेटर का नाम आपको बताना है। जैसा कि आप रास्ते में चलते हुए आप देखे होंगे बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, तो उसमें इस तरह के कुछ आपको डिस्क दिखते हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप का इंसुलेटर है आपको बताना है। ये डिस्क टाइप इंसुलेटर है, या फिर पिन टाइप इंसुलेटर है, या साइकिल टाइप का इंसुलेटर है, या फिर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। साइकिल टाइप इंसुलेटर किस तरह का होता है साथियों, तो साइकिल टाइप का जो इंसुलेटर होता है कुछ इस तरह का बना होता है साथियों, कुछ इस तरह का ये बना होता है, ठीक है। तो ये होता है साइकिल टाइप का इंसुलेटर। जो गांव घरों में जो खंभे लगे होते हैं वहाँ ये साइकिल टाइप इंसुलेटर ऐसे लगाए होते हैं, ठीक है। अब पिन टाइप इंसुलेटर कैसा होता है, तो पिन टाइप इंसुलेटर कुछ इस तरह का होता है। ये भी आप जो 11,000 वाला जो वोल्टेज की सप्लाई होती है वहाँ पे आप देखे होंगे, ठीक है। और डिस्क टाइप इंसुलेटर किस तरह का होता है, तो डिस्क टाइप इंसुलेटर इस तरह का होता है, जहाँ पे आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो वहाँ पे जो वायर आकर के जुड़ती है तो वहाँ पे लगा होता है डिस्क टाइप इंसुलेटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, यदि किसी अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 480 से बढ़कर 660 तक बढ़ जाता है, तो वोल्टेज नियमन क्या होगा। जब किसी अल्टरनेटर पे लोड डालते हैं तो लोड के द्वारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही लोड को आप हटा देंगे, लोड को हटा देंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, घट जाएगा। यानी वोल्टेज रेगुलेशन घटने का मतलब कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप कम हुआ, ठीक है। तो साथियों इसका सूत्र होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा में फुल लोड वोल्टेज इंटू 100 होता है। तो इस तरह से आपको सूत्र याद कर लेना है। अब इस सूत्र पे यदि आप रखते हैं, यहाँ पे नो लोड वोल्टेज क्या है, यहाँ पे नो लोड वोल्टेज है 660 माइनस फुल लोड वोल्टेज कितना है 480 है, बटा में क्या लिखना है आपको, फुल लोड वोल्टेज लिखना है। तो फुल लोड वोल्टेज है 480 गुणे आपको 100 करना है। अब इसको यदि आप हल करते हैं तो आ जाएगा 37.5%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37.5%। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, AC 3 फेज मोटर के रीबाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो सिंगल कपास कवर कापर तार यूज करते हैं, या डबल कपास कापर तांबे का तार यूज करते हैं, या PVC कवर तांबे का तार, या फिर सुपर इनेमल तांबे का तार। तो आप लोग बाइंडिंग किए होंगे, तो बाइंडिंग में हम कौन सा वायर यूज करते हैं, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर यूज करते हैं, ठीक है, जिसपे इंसुलेशन चढ़ा होता है और वह लचीला होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, तो सर्किट में दर्शाए गए एम्पलीफायर का नाम क्या है। तो ये आपको सर्किट दिख रहा है, अब इस सर्किट को देख करके बताना है कि कौन सा एम्पलीफायर है, कौन सा प्रवर्धक है। तो ऐसे सवाल का आपको चित्र याद करना होता है, चित्र याद करेंगे तभी आप इस सवाल के उत्तर दे पाएंगे। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पावर एम्पलीफायर, ठीक है, पावर एम्पलीफायर इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जनरेटर में आपको पता है कि जो ब्रश होता है वो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, ठीक है। इसके बाद कॉपर का भी ब्रश बना होता है, ग्रेफाइट का भी ब्रश बना होता है। तो कॉपर का जो ब्रश होता है वो बड़े मशीन के लिए करते हैं, जबकि कार्बन का जो ब्रश होता है वो छोटे मशीन के लिए
करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन व ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्क्रीन पे अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न पूछ रहा है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो यक्स के रूप में चिन्हित भाग में कौन सा वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है। तो यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग होगा उसको बताना है कि इसमें कौन सा ड्रॉप हो रहा है। तो साथियों, डीसी शंट मोटर के बारे में आपको पता होगा। डीसी शंट मोटर स्थिर गति पर चलने वाली मोटर होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो आर्मेचर में एक रिएक्शन होता है। आप जो ये भाग देख रहे हैं, ये आर्मेचर के रिएक्शन के कारण ड्रॉप होता है। इसके बाद ये जो दूसरा भाग देख रहे हैं, ये आर्मेचर में जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण ड्रॉप होता है, यानी IaRa ड्रॉप ये होता है और इसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया के द्वारा ड्रॉप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। चलिए साथियों, अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या है, कौन सी डीसी मोटर भारी प्रारंभिक टार्क और उच्च त्वरण दर की गति से चलता है। तो कौन सा है मोटर। तो आपको पता है कि जो भारी स्टार्टिंग टार्क होता है दो मोटर का होता है। पहला होता है डीसी सीरीज मोटर का और दूसरा होता है कंपाउंड का। तो सबसे ज़्यादा जो टार्क होता है वो डीसी सीरीज मोटर में होता है और तुरंत स्पीड पकड़ लेता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर के स्पीड पकड़ने का मेन कारण ये होता है कि जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के श्रेणी में ही जो फील्ड होता है वो जुड़ा होता है। तो आर्मेचर धारा सीधे फील्ड धारा में जाती है, जिसके कारण इसका टार्क बहुत हाई होता है और टार्क इज प्रोपोर्शनल टू Ia स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस कारण यदि आप धारा को 2 गुना बढ़ाते हैं तो 2 गुना का स्क्वायर करेंगे तो टार्क कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, तो जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। प्रश्न है, स्टेपर मोटर के क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, स्टेपर मोटर एक ऐसी मोटर है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो कैमरा देखे हैं, कैमरा हर दिशा में घूमता है। रोबोट देखे हैं, रोबोट में भी स्टेपर मोटर लगा होता है। स्टेपर मोटर का फ़ायदा ये है कि यह बहुत धीमी गति से चलता है। ठीक है, यह बहुत ही छोटा मोटर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है। तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य होता है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। यानी पोल होते हैं, पोल में हम कॉइल किस लिए लगाते हैं, ताकि इसमें फ्लक्स जनरेट हो। ठीक है, फ्लक्स जब जनरेट होगा तो क्या होगा, आर्मेचर के कंडक्टर से कटेगा और जनरेटर में ईजी जनरेट होगा, यानी EMF उत्पन्न होगा। ठीक है, तो फील्ड कॉइल लगाने का मेन उद्देश्य होता है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। ठीक है, तो ये फील्ड कॉइल होती है वो किसकी बनी होती है, तो सुपर इनेबल कॉपर वायर की बनी होती है या एल्युमिनियम की भी लगाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों लगाए जाते हैं। तो नियंत्रण पट लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। क्या होता है, ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए साथियों, जो 3 कला मोटर होती है उसको कंट्रोल करने के लिए 2 तरह की विधि का उपयोग करते हैं। पहला होता है स्टेटर साइड और दूसरा होता है रोटर साइड। 2 तरह से इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टेटर साइड से भी इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं और रोटर साइड से भी इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो स्टेटर साइड कौन कौन से गति नियंत्रण होता है, सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि, इसके बाद सप्लाई आवृत्ति नियंत्रण विधि, इसके बाद पोल नियंत्रण विधि, ये सब स्टेटर साइड होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरोपित आवृत्ति बदलकर। ठीक है,
रोटर रियोस्टेट नियंत्रण जो होता है वो रोटर साइड होता है। रोटर सर्किट में ईएमएफ इंजेक्ट करके ये भी रोटर साइड से इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण करते हैं। इसके बाद रोटर सर्किट में फ्रीक्वेंसी इंजेक्ट करके ये भी रोटर साइड से ही इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि कॉइल 1 का अंतिम लीड कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य से एडजस्ट कॉइल 2 से शुरू लीड से जुड़ा है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? ठीक है, तो साथियों ये है कम्यूटेटर सेगमेंट। अब यदि आप देखें तो जो बाइंडिंग होती है वो दो तरह की होती है। पहली लैप बाइंडिंग होती है, दूसरी वेव बाइंडिंग होती है। साथियों जब पहली कॉइल की अंतिम लीड और दूसरी कॉइल की शुरुआती लीड को हम कम्यूटेटर सेगमेंट से जोड़ते हैं तो इस टाइप की जो बाइंडिंग होती है सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिक और कम अंतर इलेक्ट्रोड दक्षता होता है? किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिक और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता होता है? तो यूनिवर्सल ट्रांजिस्टर का होता है, या पीएनपी ट्रांजिस्टर, या एनपीएन ट्रांजिस्टर, या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाले स्टेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है? तो साथियों इसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तब तक हम फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो NS बराबर होता है 120F/P। अब आपको फार्मूला निकालना है फ्रीक्वेंसी का, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का, तो ये हो जाएगा NS गुणे P/120। तो N का मान कितना दिया है, 1000 दिया है, गुणे P का मान दिया है 6 में हो जाएगा 120। ठीक है, तो अब 120 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 12 कट जाएगा, 2 बार होगा। इसके बाद 2 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 हर्ट्ज होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 हर्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको लगाने के लिए आपको फार्मूला याद करना होगा। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से पढ़िए और इसका सही उत्तर क्या है जल्दी से बताइए। मोटर जनरेटर सेट का क्या फ़ायदा है? शोर रहित होता है, या उच्च दक्षता होता है, या डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, या रखरखाव की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर ये होता है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो साथियों आज की क्लास में हमने 20 प्रश्न पेपर के कवर कर लिए हैं। अगले 30 प्रश्न हम आपको अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते भी नहीं हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए।